नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आवेशों की योज्यता का नियम, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। तो हम क्या करते हैं कि इस नियम के अनुसार यदि कोई सिस्टम है और उसमें एक से अधिक आवेश हैं, उसमें एक से अधिक आवेश उपस्थित हैं, तो उस सिस्टम का जो कुल नेट चार्ज होगा, जो कुल आवेश होगा या जो नेट चार्ज होगा, वो क्या होगा, इस सिस्टम में उपस्थित सभी आवेशों के, जो एक से अधिक आवेश थे ना, सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। योग कौन सा? बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। अब आप पूछेंगे कि ये बीजगणितीय योग क्या होता है? तो बीजगणितीय योग का मतलब ये है कि यदि प्लस का चिन्ह आता है तो उसको जोड़ देना है, और माइनस का चिन्ह आता है तो उसको क्या कर देना है? घटा देना है। यानी कि साधारण ये बीजगणितीय योगफल के द्वारा हम क्या कर देते हैं? उनका योग कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि मान लीजिए कोई सिस्टम है और उसमें है प्लस क्यू आवेश है, माइनस 2 क्यू आवेश है, प्लस 3 क्यू आवेश है, प्लस 5 क्यू आवेश है। आपको पूछा जाए कि उस सिस्टम का कुल आवेश कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा, तो सिस्टम का कुल आवेश कितना हो जाएगा? सबको जोड़ देना है। प्लस का चिन्ह तो प्लस के साथ में और माइनस का चिन्ह तो माइनस के साथ में। तो Q माइनस 2Q प्लस 3Q प्लस कितना हो गया? 5Q। तो कितना हो गया? 5 8 9 9 माइनस ये कितने हो गए? तो ये हो गए 7Q प्लस 7Q। तो उस पर आवेश कितना हो गया? प्लस 7Q। ये हो गया आवेशों की योज्यता का नियम। उसके बाद में इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो है विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इसके लिए हम एक टर्म काम में लेंगे, विलगित निकाय। आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो क्या करे, वातावरण से एनर्जी और मास का ट्रांसफर नहीं करे। एनर्जी और मास का ट्रांसफर नहीं करे। तो अगर ऐसा सिस्टम है जो एनर्जी और मास का ट्रांसफर नहीं करता है, तो उसमें कुल आवेश हैं, उनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि कुल बीजीय योग क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं? उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है। तो मान लीजिए कोई विलगित निकाय है और उसमें बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, Q1 Q2 और क्या है? Qn। ठीक है। तो आवेश के संरक्षण के नियम के अनुसार जो टोटल जो नेट चार्ज होगा, इट मीन्स Q1 प्लस Q2 प्लस 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 Qn, उसका मान क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसको समीशन के रूप में कैसे लिखेंगे? सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n QI इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है। अर्थात जो टोटल चार्ज है वो क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं जो हम इस चैप्टर के शुरू से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे थे? एक ग्लास रोड ले रहे थे और एक ले रहे थे सिल्क क्लॉथ। ग्लास रोड जो प्रारंभ में और सिल्क क्लॉथ, ये दोनों प्रारंभ में क्या थे? उदासीन थे। इट मीन्स इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या थी वो क्या थी? सेम थी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर द सेम। तो जब ये दोनों सेम थे तो नेट चार्ज कितना हो गया? नेट चार्ज हो गया इसमें 0। जैसे मान लो ये कोई ग्लास रोड है, इस ग्लास रोड में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 क्या है? इसमें प्रोटॉन है।
अब जो सिल्क का कपड़ा है उसमें भी मान लो क्या है 6 ही, उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन है, और 6 इसमें क्या है प्रोटॉन है। ठीक है, तो प्रारंभ में नेट चार्ज कितना हो गया 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं सिल्क के कपड़े को इस ग्लास रोड से रगड़ते हैं, रब्ड करते हैं, तो क्या होता है कि ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े में आ जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से ग्लास रोड से 3 इलेक्ट्रॉन इस सिल्क के कपड़े में आ गए, तो अब ग्लास रोड में प्रोटॉन कितने, उतने ही। प्रोटॉन तो उतना ही, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन बच गए 1 2 3। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी, इसलिए ये क्या हो गया था पॉजिटिव हो गया था। ठीक है, उसके बाद में सिल्क के कपड़े की क्या संरचना हुई, ये नेगेटिव होता था, क्यों इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आता था। कैसे, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन तो थे ही, और 6 इसमें क्या थे इलेक्ट्रॉन, और अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, इसलिए अब इस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 9 हो गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए ये क्या हो गया था नेगेटिव हो गया था। इस कंडीशन में इसमें जो टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितने हैं +6Q, फिर यहाँ पर कितना है -3Q, यहाँ पर कितना है +6Q, और यहाँ पर कितना है -9Q। तो टोटल चार्ज कितना हो गया 6 6 12 -12Q, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0। इट मीन्स यानी कि ये जो हमने इसको रब्ड करवाने से पहले जो नेट चार्ज कितना था 0 था, और रब्ड करवाने के बाद में भी नेट चार्ज कितना है 0, अर्थात जो टोटल चार्ज है वो क्या रहेगा हमेशा ही कंजर्व रहेगा। ये इसका क्या हो गया एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषाएं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले रेडियो एक्टिवता, ये एक पूरा चैप्टर आएगा, वहां पर हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं रेडियो एक्टिवता क्या होती है। तो किसी पदार्थ से स्वतः अगर किरणें उत्सर्जित हो रही हैं, स्वतः किरणें उत्सर्जित हो रही हैं, तो ये जो घटना होती है वो क्या कहलाती है रेडियो एक्टिवता। ठीक है, 1789 में हेनरी क्लेप्रोथ इसने एक नए तत्व यूरेनियम की खोज की थी। उसके बाद में 1896 में हेनरी बेकुरल नाम के एक वैज्ञानिक थे, हेनरी बेकुरल, इसने बताया कि जो ये यूरेनियम होता है वो क्या होता है रेडियो एक्टिव तत्व होता है। पहले ये नहीं पता था कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो हेनरी बेकुरल ने बताया कि ये क्या है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है। उसके बाद में 1898 में पियरे क्यूरी और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी, इन्होंने एक और रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की थी और उसका नाम था रेडियम। इसके लिए इनको 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद में 1902 में रदरफोर्ड ने ये बताया कि कोई भी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उससे 3 प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं। नंबर 1 अल्फा कण, नंबर 2 बीटा कण, और नंबर 3 गामा किरणें। तो अगर किसी पदार्थ से अल्फा कण निकलेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा अल्फा क्षय हो जाएगा, और बीटा कण निकलेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा बीटा क्षय हो जाएगा, और गामा किरणें निकलेंगी तो वहां से क्या हो जाएगा गामा क्षय हो जाएगा। ठीक है, अल्फा क्षय या बीटा क्षय के कारण नाभिक क्या रहता है, कोई भी जो नाभिक रहता है वो उत्तेजित अवस्था में रहता है, और जैसे ये अपने वापस मूल अवस्था में आता है तो वो क्या करता है गामा किरणें उत्सर्जित करता है, और गामा किरणें उत्सर्जित करेगा तो क्या हो जाएगा गामा क्षय हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्फा क्षय में आवेश संरक्षण का कैसे पालन होता है। अल्फा जो कण होता है वो क्या होता है हीलियम का नाभिक होता है। अतः यदि अल्फा क्षय होगा किसी भी तत्व से तो क्या होगा वहां का उसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक
2 से, तथा इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो जाएगी, 4 से कम हो जाएगी। अल्फा क्षय होगा तो परमाणु क्रमांक 2 से कम हो जाएगा उस तत्व का, और द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, 4 से कम हो जाएगी। जैसे हम किसी नाभिक को लिखते हैं ZXA, X नाभिक, Z उसका परमाणु क्रमांक और A हो गया उसका द्रव्यमान संख्या। तो उससे क्या होगा, अल्फा क्षय होगा, यानी कि 2He4। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो बनेगा वो बन जाएगा Y, और यहाँ पर आ जाएगा Z-2, और यहाँ पर हो जाएगा A-4। इस X जो नाभिक है ना यहाँ पर, इसको बोला जाता है पितृनाभिक, पेरेंट न्यूक्लियस। और इस Y को जो अल्फा क्षय के बाद में होता है उसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है डॉटर न्यूक्लियस, इसको बोला जाता है पुत्री नाभिक। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यूरेनियम की बात करते हैं, 92U238। इससे जब अल्फा क्षय होता है 2He4, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 234, 4 कम होने पर। और ये नया तत्व कौन सा बन जाएगा, थोरियम। तो यहाँ पर ये नाभिक तो हो गया पेरेंट न्यूक्लियस, और ये हो गया यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है। दूसरा हम एक उदाहरण और लेते हैं कि जैसे रेडियम की बात करें, रेडियम का फॉर्मूला हो गया 88Ra226। इससे अल्फा क्षय होगा तो 2He4, ये अल्फा क्षय, यहाँ 2 कम तो कितना बच जाएंगे, 86, यहाँ 4 कम तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 222। और ये नया तत्व कौन सा बन जाएगा, रेडोन। अब कहने का मतलब ये है कि दोनों ही अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, आवेश के संरक्षण का नियम का पालन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, 92, और यहाँ पर भी टोटल चार्ज कितना है, 90 + 2 कितना हो गया, 92। यानी कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में टोटल चार्ज कितना रहा, 92। यहाँ अभिक्रिया से पहले टोटल चार्ज कितना है, 88, और यहाँ भी कितना, 86 + 2 बराबर कितना आ गया, 88। इस प्रकार टोटल जो अभिक्रिया हो रही है उसमें जो टोटल जो चार्ज रहता है वो हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नंबर 2, बीटा क्षय। बीटा क्षय 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 बीटा माइनस क्षय होता है, और नंबर 2 होता है बीटा प्लस क्षय। सबसे पहले हम देखते हैं बीटा माइनस क्षय क्या होता है। तो बीटा माइनस क्षय में क्या होगा कि इसको इलेक्ट्रॉन क्षय भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्षय भी बोलते हैं। बीटा क्षय में एक न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में, और एंटी न्यूट्रॉनों में परिवर्तित होता है। एक जो न्यूट्रॉन होता है 0n1, ये किस में परिवर्तन होगा, एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में, ये क्या हो गया, प्रोटॉन, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, न्यूट्रॉन। बीटा क्षय में क्या होता है, न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और एक एंटी न्यूट्रॉनों में क्या होता है, बदलता है। ठीक है। एंटी न्यूट्रॉनो ये क्या होता है, उदासीन कण होता है, इसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको डिटेक्ट करना भी क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है। तो इस अभिक्रिया में, अभिक्रिया से पहले यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, 0 है। अभिक्रिया के बाद में चार्ज कितना है, 1 - 1, वो भी कितना है, 0 है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, आवेश के संरक्षण का पालन हो रहा है। बीटा माइनस क्षय का एक उदाहरण लेते हैं, थोरियम का उदाहरण लेते हैं, थोरियम 90-230। बीटा क्षय होगा तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बीटा माइनस क्षय की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और एक क्या होगा, एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 प्लस क्या हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 91, और यहाँ पर हो जाएगा 230,
यहाँ पर इसकी द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब ये नया तत्व बन जाएगा Pa, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिनियम। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आवेश के संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। क्यों? अभिक्रिया से पहले इसमें चार्ज कितना है 90, और अभिक्रिया के बाद में भी कितना चार्ज है 91 - 1 बराबर कितना हो गया 90। ये जो क्षय था वो कौन सा था, बीटा माइनस क्षय। अब हम सेकंड बात करते हैं बीटा प्लस क्षय की। बीटा प्लस क्षय को पॉजिट्रॉन डीके भी बोलते हैं, पॉजिट्रॉन क्षय भी बोलते हैं, पॉजिट्रॉन डीके भी बोलते हैं, पॉजिट्रॉन डीके। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है, इनके बारे में हम उस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस बीटा क्षय में क्या होता है कि एक प्रोटॉन जो होता है वो एक न्यूट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में और साथ में एक न्यूट्रिनो में क्या होता है, बदलता है। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में, एक पॉजिट्रॉन में और एक न्यूट्रिनो में क्या होता है, बदलता है। ठीक है, न्यूट्रिनो भी क्या होता है, एक उदासीन कण होता है और एक आवेशहीन कण होता है। जैसे हम इसका एग्जांपल लें 11Na12 तो क्या हो जाएगा, एक पॉजिट्रॉन यहाँ से निकलेगा और एक क्या निकलेगा, ये न्यूट्रिनो। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10Ne12। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, आवेश के संरक्षण का नियम का पालन हो रहा है। क्यों? अभिक्रिया से पहले यहाँ पर आवेश कितना है 11, और अभिक्रिया के बाद में भी आवेश की संख्या कितनी है 11, इसलिए यहाँ पर भी आवेश के संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। अब नंबर 3 बात करते हैं गामा क्षय। गामा क्षय कब होता है, जब रेडियो एक्टिव विघटन होता है तो उसमें अल्फा कण या जब बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो उसमें जो नाभिक होता है वो क्या होता है, उत्तेजित अवस्था में होता है। नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है। जैसे हमने बात की थी, रेडियम की बात की थी, 88 रेडियम 226, इससे जब अल्फा क्षय हुआ था तो ये संरचना बनी थी 86 रेडोन 222। इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो रेडोन है वो उत्तेजित अवस्था में है, उत्तेजित अवस्था में। अब ये जब उत्तेजित अवस्था में, जब ये अपनी मूल अवस्था में आएगा तो ये गामा किरणों का उत्सर्जन करेगा। तो इसको इस अभिक्रिया क्या बन जाएगी, 86 रेडोन 222, और ये क्या कर देगा, गामा किरणें उत्सर्जित करेगा तो क्या बन जाएगा 86 रेडोन 222। ठीक है, ये गामा किरणें क्या होती हैं, फोटोन होते हैं, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं, इसलिए इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होती हैं। इसलिए यहाँ पर रेडोन है तो ये क्या रहेगा, रेडोन ही रहेगा। ना ये द्रव्यमानहीन भी होती है, इसलिए यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, गामा जब क्षय होता है तब भी आवेश के संरक्षण का नियम का पालन होता है, क्योंकि यहाँ पर कुल चार्ज कितना है 86, और अभिक्रिया के बाद में भी कुल चार्ज कितना है 86। ठीक है, अब इसका एक हम और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, और उस एग्जाम्पल का नाम है युग्म विलोपन, जिसको बोला जाता है एनिहाइलेशन। युग्म विलोपन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या होते हैं, एक पॉजिट्रॉन मिलते हैं, और एक दूसरे का क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। तो आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन का क्या फॉर्मूला होता है, E बराबर mc²। E बराबर mc² के अनुसार अगर दो पदार्थ अपना विनाश करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी उत्पन्न करेंगे, तो जो एनर्जी उत्पन्न करेंगे वो कितनी उत्पन्न करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पॉजिट्रॉन की भी इतनी होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी उत्पन्न करेंगे। तो जब ये यहाँ से एनर्जी उत्पन्न करेंगे तो जो क्रिया होगी उसको बोलेंगे हम युग्म विलोपन। तो उसमें क्या होगा, विलोपन हो गया, यानी कि -1 E0, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ में कौन मिलेगा,
पॉजिट्रॉन 1e0, ये दोनों मिलेंगे तो क्या उत्पन्न करते हैं, 2 फोटोन 2 गामा किरणें, और इनकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0.511 प्लस 0.511 बराबर हो जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं आपको ये जरूर बता देता हूँ कि जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। इसमें सारे वही गुण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन में होते हैं, केवल पॉजिट्रॉन का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश से क्या होता है, विपरीत होता है। यहाँ पर इसका आवेश माइनस चार्ज होता है, इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो युग्म विलोपन की जो क्रिया होती है उसमें भी क्या होता है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। यहाँ पर पहले चार्ज कितना है, टोटल चार्ज -1 + 1 कितना है, 0, और यहाँ भी टोटल चार्ज कितना है, 0। तो युग्म विलोपन की क्रिया में आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसका नाम है युग्म उत्पादन। इसको बोला जाता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि जब कोई गामा किरण किसी पदार्थ पर आपतित होती है, जब कोई गामा किरण किसी पदार्थ पर आपतित होती है तो ये पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। पदार्थ के नाभिक द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, इस ऊर्जा से अवशोषित करने के कारण जो ऊर्जा आई, इस ऊर्जा से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, युग्म उत्पादन। कैसे लिखेंगे, ये कोई फोटोन है, वो क्या होता है, किसी पदार्थ पर आपतित होता है तो एक उस ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है और एक पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है। ठीक है, अब इस युग्म उत्पादन की क्रिया के लिए आवश्यक है कि इस फोटोन की ऊर्जा कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अगर इससे कम ऊर्जा होगी तो उस पदार्थ पर यदि गामा फोटोन आपतित होंगे तो वहां पर जो घटना घटित होगी वो युग्म उत्पादन की घटना घटित नहीं होगी, वहां पर घटना घटित होगी प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव या कॉम्पटन इफेक्ट वहां पर क्या होगा, घटित होगा, कॉम्पटन प्रभाव घटित होगा। इसके बारे में हम एक चैप्टर आएगा, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस प्रक्रिया में भी क्या हो रहा है, आवेश का संरक्षण हो रहा है। कैसे, क्योंकि गामा फोटोन पर आवेश कितना हो गया, 0। अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया के बाद में भी कितना हो गया, -1 और +1 कितना हो गया, 0। इस प्रकार हमने जो आवेश का जो गुण है, आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत, उसको हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।